नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का मैं अपने चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है बी हैप्पी विद मिनेश के दत्त। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, जो कि लिखी गई है डेल कार्नेगी द्वारा। आज हम सेक्शन थर्ड का चैप्टर जिसका नाम है कोऑपरेट विद द इनएविटेबल, जिसका मतलब है कि जो हम कंट्रोल में नहीं रख सकते हैं, जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ऐसी हालात, ऐसी सिचुएशन, उसको कहते हैं आप उसके साथ कोऑपरेट करें, उसके साथ अलाइन कर लें, उसको रेजिस्ट मत करें। ऐसी भी कोई सिचुएशन अगर पैदा होती है आपकी लाइफ में जो कि वरी वाली हो, तो यहाँ पे पूरे चैप्टर में ऑथर हमें कन्वे क्या करना चाहते हैं, मैसेज ये कन्वे करना चाहते हैं नटशेल में कि कोई भी ऐसी आपकी लाइफ में डेली रूटीन में अगर कोई ऐसा इंसिडेंस होता है वरी वाला, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी हो रही है, तो उस सिचुएशन को पहले तो आप कोशिश करिए जितना आप अपने एफर्ट्स के साथ उसको ठीक कर सकते हैं। अगर वो इनएविटेबल है या उसकी सिचुएशन ऐसी है वो कि आप उसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं या वो आपके आउट ऑफ कंट्रोल है, तो कहते हैं उस सिचुएशन को, उस वरी वाली सिचुएशन को कहते आप एक्सेप्ट कर लीजिए, उसको उसको उसके साथ कोऑपरेट कीजिए, या यूं कहें कि उसके साथ अलाइन कर लें। तो जब आप उसके साथ कोऑपरेट या अलाइन या उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, तो आपने आप कहते हैं आपकी ये जो सो कॉल्ड आपके माइंड में जो एक वरीसम वाला एक कह लें सिचुएशन हो गई है, वो अपने आप जो है धीरे धीरे फेड अवे हो जाएगी। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट विच ऑथर वांट्स टू डिस्कस एंड कन्वे। तो चलिए चैप्टर को डिस्कशन के लिए स्टार्ट करते हैं। ऑथर यहाँ पे बात करते हैं कि जब वो बेसिकली मिसूरी में थे, क्योंकि वो मिसूरी में रहते थे, तो वहाँ पे क्या होता था कि वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे डर जाते थे। और एक बार क्या हुआ कि वो खेल रहे थे अपने फ्रेंड्स के साथ, और एक घर में वो जो कि अबैंडन्ड था, जहाँ पे कोई रहता नहीं था, उस घर में वो घुसे, और घुसने के बाद एक विंडो से वो जंप करते हैं। वहाँ पे कुछ नुकीले कहते हैं कुछ नेल्स लगी हुई थी वहाँ पे उनकी उंगली फंस जाती है, और उंगली जो है उनकी लिटरली इतना उनका बुरी चोट लगती है कि वो बिल्कुल उनकी उंगली टीयर ऑफ हो जाती है। और रिज़ल्ट क्या होता है उसका कि उनकी जो है एक उंगली काटनी पड़ती है, और उनके लेफ़्ट हैंड में अभी इंस्टेड ऑफ 4 फिंगर्स 3 उंगलियां रह जाती हैं। 3 उंगलियां प्लस एक जो थंब, यानी कि इंस्टेड ऑफ 5 टोटल फिंगर्स अभी उनकी 4 फिंगर्स रह जाती हैं। तो इस चीज़ को कहते हैं जब ऑथर को तब उस समय उनको ये देख के बड़ा उनको हॉरिबल लगा, बहुत उनके बारे में सोच के वो चिंता करते थे कि ये कितना मेरे साथ बड़ा एक्सीडेंट हो गया, मैं कैसे करूँगा, क्या होगा, मैं 4 उंगलियों से कैसे जी पाऊँगा, मेरा हाथ पूरा नहीं है एंड ऑल दैट। तो इस तरह से वो अपने आप को बहुत बरी करते थे। लेकिन विद द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम कहते अब क्या हालात थे, अब वो बिल्कुल भूल गए कि उनकी 4 उंगलियां हैं इंस्टेड ऑफ 5। तो ये बिल्कुल कहते हैं उनका जो था फेड अवे हो गया, वो वरी वाली जो एक सिचुएशन थी विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वो फेड अवे हो गई। क्योंकि उन्होंने क्या था, उस इनएविटेबल जो एक सिचुएशन थी जो कि उनके कंट्रोल से बाहर थी सिचुएशन, उसको क्या था उन्होंने मेंटली फिज़िकली जो एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि उसके बारे में वो कुछ कर नहीं सकते थे। और पहले वो वरी कर कर के उसके बारे में परेशान हो के अपना जो फिज़िकल मेंटल स्टेट वो थे ख़राब कर रहे थे। बट अल्टीमेटली क्या हुआ कि उन्होंने देखा इसका कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, तो अल्टीमेटली उसके माइंड ने जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। तो ये यहाँ पे हमें ऑथर कन्वे यही करना चाहते हैं इस एग्जांपल से कि जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो के आपके कंट्रोल से बाहर हो के ऐसे हालात हो जाते हैं कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और वो इनएविटेबल हो जाती है, जिसको कहते हैं कि यू कांट हैव एनी काइंड ऑफ कंट्रोल ओवर दैट सिचुएशन, तो उसको आप एक्सेप्ट कर लें विदाउट एनी रेजिस्टेंस।
तो इसी तरीके से वो यहाँ पे बिहेव करते हैं। और अब कहते हैं कि एक बार उन्होंने इसी तरीके से एक यहाँ पे और एग्ज़ाम्पल देते हैं। एक जेंटलमैन को वो न्यूयॉर्क में मिलते हैं। वो क्या था, वो उनको एलिवेटर में मिलता है, एक लिफ्ट में मिलता है किसी होटल के। तो वो क्या देखते हैं, उस जेंटलमैन की एक बाजू जो थी पूरी कटी हुई थी। और वो उनको पूछते हैं कि ये आपकी जो है बाजू कटी हुई है, तो ये कैसे हो गया और अभी आपको इसका दुख कितना है या आपको कैसा महसूस होता है। तो वो जेंटलमैन बताते हैं कि जब उनके साथ ये इंसिडेंस हुआ तब वो बिल्कुल शॉक में चले गए थे। लिटरली उनको रात को नींद नहीं आती थी और लिटरली उनका पैनिक अटैक्स आने शुरू हो गए थे और उनको समझ नहीं आ रही थी कि मेरी ज़िंदगी कैसे चलेगी, और उनको लगता था कि लाइफ उनकी हेल हो जाएगी। लेकिन विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम उन्होंने उस इनएविटेबल इंसिडेंट्स को, उस जो कहते हैं इन अनकंट्रोल्ड इवेंट को जिस पे वो कंट्रोल नहीं कर सकते थे, उनको फाइनली क्या अपने लाइफ में एक्सेप्ट कर लिया। उस एक्सेप्टेंस की वजह से अब क्या हो रहा था, उन्होंने जब उस इंसिडेंट्स को अपनी लाइफ का एक पार्ट एंड पार्सल मान लिया, एक तरह से उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो उसका बेनिफिट ये हुआ कि वो मेंटली फिज़िकली जो थे उनका बैलेंस ठीक हो गया। और वो फिज़िकली मेंटली जो हैं, जो उनकी परेशानियां हो रही थी उसकी वजह से वो ठीक होनी शुरू हो गई। और धीरे धीरे वो जो था एक बुरी एक मेमोरी थी, वो धीरे धीरे फेड अवे हो गई और वो एक नॉर्मल लाइफ जीनी शुरू कर दी उन्होंने। तो इस तरीके से बताते हैं कि हाउ क्विकली वी फॉरगेट सच काइंड ऑफ सिचुएशंस जो कि इनएविटेबल होती हैं, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन जब वो सिचुएशन क्रिएट होती है, नो डाउट हम बिल्कुल पैनिक में आ जाते हैं, हम बिल्कुल एकदम से सोचते हैं कि हमारी लाइफ हेल हो गई है। लेकिन जब हम उस इनएविटेबल जो कि अनअवॉइडेबल जिसे कहते हैं, कि वो अनअवॉइडेबल सिचुएशन जो है हम उसको एक तरह से मेंटली फिजिकली एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो हमारा जो है कहते हैं एक तरह हम रिलैक्स फील हो जाते हैं करते हैं, और जो है वो सिचुएशन जो है धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाती है और वो मेमोरी जो है वो फेड अवे हो जाती है। और यहाँ पे एक और हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल हमारे साथ शेयर करते हैं ऑथर। कहते हैं कि एक ऑथर फिलोसोफर और साइकोलॉजिस्ट हुए हैं विलियम जेम्स। उन्होंने कहा कि एक्सेप्टेंस ऑफ व्हाट हैज़ हैपेंड इज़ द फर्स्ट स्टेप टू ओवरकम द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनी मिसफॉर्चून। यानी कि अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं किसी भी हैपनिंग को, तो ये पहला स्टेप होता है उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं ऑफ मिसफॉर्चून के, उसको एक्सेप्ट करने के। यानी कि अगर कुछ भी हमारे साथ गलत होता है, हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उसकी जो कहते हैं सो कॉल्ड कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उस मिस हैपनिंग की वजह से, उसको हम ओवरकम करने के तरफ हमारा पहला स्टेप होता है। या नटशेल में अगर हम इसको कंक्लूड करें कि हमें जो अनअवॉइडेबल या इनएविटेबल सिचुएशन हमारी लाइफ में या वरी कोई ऐसी होती है, तो हमें करना क्या चाहिए, उसको एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल हमें उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। उससे बेनिफिट होता है कि हम उसको एक्सेप्ट करने के बाद हम उसको धीरे धीरे उसको भूल जाते हैं और उसका जो इफ़ेक्ट है वो धीरे धीरे कम होता जाता है और हम नॉर्मल लाइफ जीना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे एक और लेडी की एक एग्ज़ाम्पल देते हैं। वो लेडी क्या थी, बेसिकली एक एलिजाबेथ करके लेडी थी। वो अपनी एग्ज़ाम्पल देती हैं कि जब अमेरिका सेलिब्रेट कर रहा था लड़ाई जीतने के बाद, तो उस वॉर में उनका जो नेफ्यू था, वो वॉर में सोल्जर था, वो उस जीत की खुशी मना रहे थे कि अब वॉर के बाद वो जो है उनका नेफ्यू वापस आएगा। बट उस खुशी के दौरान ही उनको मैसेज मिलता है कि उनका नेफ्यू जो है वो मिसिंग है। और फिर 1-2 दिन के बाद उनको कंफर्मेशन मिलती है कि ये उनका नेफ्यू है, उसकी डेथ हो जाती है। तो अब ये जो लेडी एलिजाबेथ होती है, तो इनकी लाइफ विद इन अ फ्यू डेज़ जो हैं
बिल्कुल चेंज हो जाती है। वो किस तरह से, पहले तो इनको जब ये पता चलता है कि अमेरिका जीत गया है और उनके जो है नेफ्यू जो है जिसको उन्होंने बच्चों की तरह पाला होता है, उसकी बहुत केयर की होती है और एक उनकी कहते हैं पूरी लाइफ का एक सपोर्ट होता है इन द लॉन्ग रन, तो जिसके साथ वो बहुत प्यार करती होती हैं। तो वो उसके बारे में सोच के वो वापस आएगा और उसके साथ खुशियाँ मनाएंगे, इसके वो सोच सोच के वो बहुत खुश हो रही होती हैं। लेकिन ऑल ऑफ ए सडन जब उसको पता चलता है कि उसकी डेथ हो गई है तो वो बिल्कुल लिटरली शॉक में आ जाती हैं। और उससे क्या होता है कि वो अपने आप को लिटरली कहते हैं, पहले तो फिज़िकल फ्रंट पे उनको दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, जिस तरह से नींद आना उनको बंद हो जाती है, इंसोमनिया होना शुरू हो जाता है, उनको पैनिक अटैक्स होने शुरू हो जाते हैं, स्टमक अल्सर्स होने शुरू हो जाते हैं, और उसके साथ साथ उनको और मेंटल इश्यूज क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। और उनका क्या होता है, सोशल सर्कल जो वो है वो बिल्कुल कट ऑफ कर देती हैं, मिलना जुलना लोगों से बंद कर देती हैं, काम पे जाना बंद कर देती हैं धीरे धीरे। और उसका इफ़ेक्ट क्या होता है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो डिटीरियोरेट होनी शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से जो है उनकी लाइफ टोटल जो है एक तरह से हेल बनना शुरू हो जाती है। फिर क्या होता है, एक दिन ऑल ऑफ ए सडन उनको वो अपने कहते हैं सो कॉल्ड कवर्ड को कुछ उनको थोड़ा ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं कि कपड़ों में एक लेटर पड़ा होता है जो उनके नेफ्यू ने लिखा होता है। जब उनकी इस एलिजाबेथ लेडी की मदर की डेथ होती है तब वो एक लेटर उन्होंने इनको एड्रेस किया होता है एलिजाबेथ को। उस लेटर में इन्होंने ये लिखा होता है कि अब आपकी एलिजाबेथ की मदर की डेथ हो गई है, तब वो इनको एड्रेस करते हुए ये लेटर लिखते हैं इनके जो नेफ्यू हैं कि अब आपकी मदर की डेथ हो गई है। नो डाउट ये बहुत एक शॉकिंग न्यूज़ है, बट अभी आपको संभलने की ज़रूरत है और इस इनएविटेबल इंसिडेंट्स को जो है आपको एक्सेप्ट करना चाहिए और मूव ऑन करना चाहिए। तब ये बात जब ये अभी इनको ये उसको रीड करते हैं तब इनको फिर ये एहसास होता है कि ये सिचुएशन अभी मेरे साथ हो रही है एट प्रेजेंट, और ये जो मेरा नेफ्यू है मेरे को उस वक्त इसने ये मैसेज दिया था, तो ये कहीं ना कहीं अब मेरे को अभी भी ये अप्लाई होता है। अभी मुझको इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए अपनी लाइफ में, क्योंकि ये जो हैपनिंग थी इनएविटेबल, जो एक डेथ हो गई थी उसकी नेफ्यू की, उसके शॉक में थी वो, और उसकी शॉक की वजह से उसकी लाइफ भी हेल हो रही थी। तो उसने फिर इस चीज़ का फैसला किया कि मैं अभी इस इनएविटेबल सिचुएशन जो है उसको एक्सेप्ट करती हूँ। एक्सेप्ट करके वो अपने नेफ्यू का जो लेटर के अकॉर्डिंगली अपने आप को कहते हैं रिफॉर्म करना शुरू करती हैं, अपनी लाइफ को नॉर्मलाइज करना शुरू करती हैं, अपनी सोशल सर्कल दोबारा स्टार्ट करती हैं, अपनी जॉब वगैरह स्टार्ट करती हैं, और उस तरीके से धीरे धीरे और फिज़िकली मेंटली तौर पे वो कहते हैं रिकवर होना शुरू होती हैं। तो और इस तरीके से वो इस तरह की ये जो एक इनएविटेबल सिचुएशन थी ग्रीफ वाली, उसमें से वो बाहर आ पाती हैं। तो इस एग्जाम्पल से ऑथर हमें फिर एक बार समझाते हैं कि किस तरीके से एलिजाबेथ वो हैं लेडी, किस तरीके से एक ग्रीफ वाली जो इनएविटेबल सिचुएशन थी, अनअवॉइडेबल सिचुएशन थी, जिस पे वो कंट्रोल नहीं था उनका कोई, तो किस तरीके से वो इस चीज़ को हैंडल कर पाई और उससे बाहर आ पाई। और हमें भी यही एक कहते हैं कि संदेश देते हैं या हमें भी एक मैसेज देते हैं किस तरह से हमें ऐसी सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। और कहते हैं कि सर्कमस्टांसेस जो होते हैं वो हमें खुश करना या ना खुश करना, हैप्पी करना या अनहैप्पी करना अकेले सर्कमस्टांसेस के हाथ में नहीं होता है। ये डिपेंड करता है कि हम कैसे उन सर्कमस्टांसेस के को किस पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं, उनको कैसे देखते हैं और उनके प्रति हमारे रिएक्शन कैसी होती है, हाउ वी रिएक्ट टू दैट सिचुएशन और यू कैन से सर्कमस्टांस। ये हमारी हैप्पीनेस जो है या अनहैप्पीनेस जो है या फ्रस्ट्रेशन है वो उस चीज़ पे डिपेंड करती है कि हम किसी भी सिचुएशन में हम रिएक्ट कैसे करते हैं या बाउंस बैक कैसे करते हैं। तो इस ये चीज़ जो है बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें जो इस तरह के ड्रास्टर ट्रेजिडीज हैं इनको ओवरकम करने के लिए, इनको जीतने के लिए हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि
कभी भी ऐसी इनएविटेबल सिचुएशंस जो कि अनअवॉइडेबल होती हैं, इनको क्या करना है, इनको एक्सेप्ट करना है। हमारे पास और कोई इसके बिना कहते हैं यू कैन से और कोई हमारे पास चॉइस नहीं होती है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो रिज़ल्ट क्या होगा, तो रिज़ल्ट ये होगा कि हम लिटरली अपनी सेहत को ख़राब कर लेंगे, मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे और लिटरली पागल भी हो सकते हैं। अगर हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसका फ़ायदा क्या होगा कि हम फिज़िकली मेंटली धीरे धीरे जो है हमारी सिचुएशन इम्प्रूव कर जाएगी, हम नॉर्मलाइज हो जाएंगे, हमारी जो लाइफ है वो फिर नॉर्मल चलने शुरू हो जाएगी। और वो जो एक इनएविटेबल अनअवॉइडेबल इंसिडेंस हमारी लाइफ में होता है, वो धीरे धीरे वो जो है उसकी मेमोरी फेड अवे हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे कॉन्सेप्ट, मेथोडोलॉजी, प्रिंसिपल हमारे साथ ऑथर शेयर करते हैं, जिसको हमें कहते हैं हमें अपनी लाइफ में जो है अपनाना चाहिए। और यहाँ पे और भी काफ़ी टेस्टिमनीज एग्जांपल्स ऑथर हमारे साथ शेयर करते हैं। जैसे कि वो बताते हैं कि ये एक बार क्या होता है कि एक जेंटलमैन होते हैं कि वो कहते हैं कि कोई भी ऐसी इनएविटेबल सिचुएशन जो होती है जिसको हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, ये या जिसको हम कहते हैं रिफ्यूज़ करना चाहते हैं इनएविटेबल सिचुएशन को, लेकिन हम ऐसे हालात हमारे नहीं होते हैं, हम ऐसी सिचुएशन में नहीं होते हैं कि उसको अवॉइड कर सकें। लेकिन तब हमें क्या हमारे पास ऑप्शन होती है, हमारे पास ऑप्शन यही होती है कि हम उसको एक्सेप्ट कर लें। एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो जैसा पहले बताया कि हमें जो है अगर रेजिस्ट करेंगे उसको तो उसका हमें और ज़्यादा नुकसान होगा। और कहते हैं भलाई या समझदारी इसी में है कि उसको आप एक्सेप्ट कर लें और उस सिचुएशन की फ़्लो में अपने आप को बहने दें। और उसका बेनिफिट ये होगा कि आप जो हैं जब फ़्लो में चलेंगे तो आपको जो है रेजिस्टेंस नहीं होगी और इजीली जो है आप कोप अप कर लेंगे उस सिचुएशन को। और ऑथर बताते हैं कि उन्होंने एग्जांपल दी खुद की, कहते हैं वो जैसे मसूरी में रहते थे, वो उनके घर में कैटल्स रखी हुई थी, गाय वगैरह रखी होती थी। तो कहते उन्होंने नोट किया कि ये जो गाय भैंस होती थी ये कभी रेजिस्ट नहीं करती थी किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ का वो कहते हैं रेजिस्ट नहीं करती थी, किसी चीज़ की वरी नहीं करती थी, किसी चीज़ की कंप्लेंट नहीं करती थी। और जैसे धूप है, गर्मी है, कुछ और तरह के सर्कमस्टांसिस हैं तो ये नहीं करती थी। और रादर वो क्या करती थी, उन कुछ जो ऐसी सिचुएशंस थी उनको अडेप्ट कर लेती थी, उनको एक्सेप्ट कर लेती थी। तो ये यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि ये इसका बेनिफिट क्या होता था कि उनको जो है ये वरी ना करके वो या इस तरह की सिचुएशन को रेजिस्ट ना करके वो अपने आप को कहते हैं मेंटली फिज़िकली वो सही रख पाती थी या ठीक हेल्दी रख पाती थी। लेकिन यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है, मैं इस चीज़ को कहते हैं एडवोकेट नहीं कर रहा हूँ कि जो हमारी कुछ भी प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आती है उसको हमें हैंडल नहीं करना चाहिए, उसका सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं करना चाहिए। हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तो हमें उसकी प्रॉब्लम्स को हैंडल करना चाहिए, उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी चाहिए जहाँ तक पॉसिबल है। बट अगर एक थ्रेशोल्ड लिमिट तक तो ठीक है कि हमें कोशिश करनी चाहिए, बट जब एक सिचुएशन के पार वो सिचुएशन चली जाती हैं जहाँ पे सो कॉल्ड इनएविटेबल हो जाती हैं सिचुएशन, या हमारे ऐसे सिचुएशन में पहुँच जाती हैं वो वरी वाली सिचुएशन के जहाँ पे वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहती हैं, अनअवॉइडेबल हो जाती हैं, तो उसमें क्या है हमें उसको वाइजली जो है एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और उसके लिए एक जेंटलमैन हुए हैं डीन हॉकिस, जो कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में थे। उन्होंने उनकी एक कोट थी, उन्होंने एक बहुत अच्छी एक राइम ली थी मदर गूज की। वो क्या कहते थे, फॉर एवरी एलिमेंट अंडर द सन देर इज़ ए रेमेडी, देर इज़ नन, इफ़ देर इज़ वन ट्राई टू फाइंड आउट, एंड इफ़ देर इज़ नन देन नेवर माइंड इट। यानी यहाँ इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी में हमारी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसका कोई ना कोई हल होता है और हमें उस हल को ढूंढना चाहिए। अगर उस प्रॉब्लम का कोई हल नहीं है तो कहते उस प्रॉब्लम को जो है हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो ये एक इसका नटशेल में अगर इसका हम क्रक्स निकालें या इसका निचोड़ निकालें तो ये है।
और इसी तरीके से ऑथर कहते हैं कि उन्होंने बहुत सारे जब ये बुक लिख रहे थे, बहुत सारे जो सो कॉल्ड वर्ल्ड के रिनाउंड पर्सनैलिटीज़ थी उनका उन्होंने इंटरव्यूज़ किया। यहाँ पे 3-4 की वो एग्जांपल्स लेते हैं, बताते हैं कि उनका किसी भी वरी की सिचुएशन को अपनी लाइफ में हैंडल करने का उनका जो फ़िलॉसफी, उनका प्रिंसिपल, उनका मेथडोलॉजी क्या होता था। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि एक मिस्टर जेसी पैने थे, वो क्या थे, बेसिकली फाउंडर थे चेन ऑफ पैने स्टोर्स, और वो कहते थे कि मैं कभी ज़िंदगी में वरी नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वरी करके मुझे कुछ भी हासिल नहीं होगा, मैं इससे कोई मुझे गेन नहीं होगा, रादर मुझे इसका लॉस होगा इन द सेंस कि फिज़िकली मेंटली जो मेरा है बैलेंस ख़राब होगा। तो इसलिए मैं कभी भी किसी चीज़ का वरी नहीं करता हूँ, बॉदर नहीं करता हूँ। और हाँ, नो डाउट इसका मतलब ये है कि बेस्ट पॉसिबल जो मैं किसी भी वरी सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए कर सकता हूँ वो करता हूँ, लेकिन जब वो इनएविटेबल हो जाती है सिचुएशन, अनअवॉइडेबल हो जाती है या बियॉन्ड माई कंट्रोल हो जाती है तो उसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ तो और उसको भूल जाता हूँ। तो ये एक मेथोडोलॉजी है, वो कहते हैं जो ऑथर के साथ शेयर करते हैं या हमारे साथ शेयर करते हैं कि हमें भी इस चीज़ को अपनाना चाहिए। और सेकंड एग्जांपल देते हैं हेनरी फोर्ड की। हेनरी फोर्ड की भी यही एग्जांपल देते हैं। वो कहते हैं कि व्हेन आई कांट हैंडल द प्रॉब्लम्स या इवेंट्स देन आई लेट देम हैंडल देमसेल्व्स। कहते हैं जब मैं किसी प्रॉब्लम को, किसी सिचुएशन को खुद हैंडल नहीं कर पाता हूँ तो मैं उस सिचुएशन को उस पे ही छोड़ देता हूँ को वो अपने आप में कैसे हैंडल हो पाती है या वो कैसे अपने आप में निपटती है। तो कहने का मतलब ये है कि वो उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और सो कॉल्ड कहते हैं ऑलमाइटी भगवान या सुपरनेचुरल इंटेलिजेंस पे उस पे छोड़ देते हैं कि मैं जो बेस्ट कर सकता हूँ उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए, करेक्ट करने के लिए वो कर दूंगा और उसके बाद जो होगा वो भगवान पे छोड़ देते हैं। और थर्ड यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं वो मिस्टर के.टी. केलर की, जो कि क्रेसलर कॉरपोरेट के प्रेसिडेंट होते हैं। और वो क्या कहते हैं कि जब भी उनको कोई टफ सिचुएशन उनको लाइफ में आती है, वो उनको सो कॉल्ड वरी वाली सिचुएशन आती है, तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि मैं कभी वरी नहीं करता हूँ। सबसे पहले अगर कोई वरी वाली सिचुएशन आती भी है तो वहाँ पे क्या करते हैं, वो देखते हैं कि पहले तो वरी को ये एवेल्यूएट करते हैं वो वरी जो है प्रेजेंट की है या फ्यूचर की है। अगर प्रेजेंट की है तो उसको सॉल्व करने की सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बेस्ट पॉसिबल वे में। अगर नहीं होती है वो सॉल्व तो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और अगर वो वरी जो है फ्यूचर की है, कहते हैं उसको तो वो बिल्कुल ही उसके बारे में सोचते नहीं है। कारण ये है कि फ्यूचर के बारे में हमें पता नहीं है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है और क्यों होने वाला है। फ्यूचर में हमें नहीं पता है कि क्या क्या सिचुएशंस कब कब कैसे चेंजेस होनी हैं, और ये कहते हैं सो कॉल्ड भगवान ऑलमाइटी उसके हाथ में है। तो कहते हैं वो उस पे छोड़ देते हैं कि उस वक्त क्या सिचुएशन होगी, कैसे उसकी रेक्टिफिकेशन होगी, तो उसके बारे में एट द प्रेजेंट वो बॉदर नहीं करते हैं। तो उनकी ये मेथोडोलॉजी बहुत क्लियर कट मैसेज देती है हमें भी कि जो वरी है वो एट प्रेजेंट उसको अगर हम हैंडल कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है। अगर उसको नहीं कर सकते, अनअवॉइडेबल है, इनएविटेबल है, तो उसको एक्सेप्ट कर लें। या अगर फ्यूचर की अगर हमें कोई वरी है तो उसको कोई वरी करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में कब सिचुएशंस किस तरफ कैसे चेंज हो जाएं, कितनी चेंज हो जाएं, उसके बारे में हमें पता नहीं है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमें इन चीज़ों को दिमाग में रखना चाहिए और इसका जो है इस मेथोडोलॉजी को यूज़ करते हुए अपनी प्रॉब्लम्स को जो कि अनअवॉइडेबल हैं उसको अवॉइड करना चाहिए। और यहाँ पे अल्टीमेटली एक और हमारे साथ एग्जांपल करते हैं, लेडी होती हैं सराहा। वो सराहा लेडी क्या थी, बेसिकली एक वो अपने एक तरह से वो बेसिकली अपने टाइम में एक बहुत रिनाउंड बेसिकली एक एक्टर थी
जो कि अप टू हर 70s कहते हैं बहुत मशहूर रही। एक वो अपनी लाइफ में बहुत उन्होंने नाम शोहरत कमाई। और लेकिन वो जब 70 अपने 70s की एज में थी तब वो बिल्कुल उनके हालात थे जो बिल्कुल ख़राब हो गए। फिज़िकली भी वो दिक्कत में आ गई और बिल्कुल फाइनेंशियली भी उनकी कंडीशन ख़राब हो गई। तब क्या हुआ कि उनकी एक चोट लगने की वजह से जो है उनकी डॉक्टर्स ने देखा हालात ऐसे हो गए, उनकी टांग काटने की हालात हो गए पैदा। तो अब टांग काटने के हालात जब पैदा हुए तो डॉक्टर ने उनको इन्फॉर्म किया कि बड़े बहुत ही डरते हुए, सहमते हुए या कहते झिझकते हुए उनको बताया कि आपकी जो है टांग हमें काटनी पड़ेगी। तो उस लेडी ने बिना किसी झिझक के, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी वरी के उस सिचुएशन को, उस इनएविटेबल अनअवॉइडेबल सिचुएशन को जो है सिनेरियो था उसको एक्सेप्ट करते हुए डॉक्टर को बोला कि ठीक है, अगर और कोई वे आउट नहीं है तो करना पड़ेगा, अगर ऐसा है तो आप कीजिए। तो इस चीज़ से डॉक्टर भी बहुत हैरान थे कि इस लेडी का माइंडसेट कितना ब्रॉड माइंडेड है, कितने मैच्योर्ड हैं ये, और इनका सोचने का नज़रिया कैसा है। और इस तरीके से जब उनका ऑपरेशन वगैरह होता है, ऑपरेशन होने के बाद भी वो बहुत ज़्यादा बोल्ड और उस जो सारा एक ऐसा सिनेरियो होता है उसको बड़े ईजीली और कहते हैं एक्सपीरियंस्ड वे में उसको हैंडल करती हैं, एक्सेप्ट करती हैं अनअवॉइडेबल या इनएविटेबल सिचुएशन को। तो ये हमारे लिए भी एक एग्जांपल है कि कैसे हमें ऐसी सिचुएशंस, वर्स्ट सिचुएशंस अगर हम जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, किस तरीके से हमें उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। और यहाँ पे ऑथर एक को हमारे साथ और भी काफ़ी एग्जांपल्स शेयर करते हैं। उनमें से जैसे कहते हैं कि एक बार क्या हुआ कि ऑथर ने खुद ने उन्होंने बताया कि मसूरी में उन्होंने अपने फार्म, अपने गार्डन में कुछ प्लांट्स, दरख्त लगाए। और वो दरख्त लगाने के बाद देखा कि जब बर्फ़बारी होती थी तो क्या हुआ, बर्फ़बारी हुई तो वो क्या था बर्फ़ जब उन दरख्तों पे गिरी, दरख्तों की बर्फ़ गिरने से क्या हो, जब बर्फ़ के वेट की वजह से उनके उसके बोझ की वजह से, वेट की वजह से वो जो थे दरख्त धीरे धीरे क्या हुआ, नीचे गिर गए, टूट के और लिटरली ख़त्म हो गए। इसके कंपैरेटिवली उन्होंने क्या देखा कि जो सो कॉल्ड उनके रेन फॉरेस्ट, जो एवरग्रीन फॉरेस्ट कनाडा के थे, वहाँ पे जो दरख्त थे उनमें भी बहुत बर्फ़बारी होती थी। वो भी बर्फ़ जो है उनके ऊपर बहुत लेयर्स जमती थी, बहुत वेट उन पे बर्फ़ का जो गिरती थी उसका होता था, लेकिन वो गिरते नहीं थे, बिल्कुल खड़े रहते थे स्ट्रेट। तो ऑथर ने यहाँ पे देखा कि दोनों में डिफरेंस क्या था, फ़र्क क्या था। तो उन्होंने पाया कि ये जो है एक तरह से वो जो दरख्त थे, वो जो ग्रीन फॉरेस्ट के दरख्त थे, वो इस वेट को एक तरह से जो बर्फ़ का वेट होता था उसको बियर कर लेते थे, उसको एक्सेप्ट कर लेते थे या उसको बेंड कर हो जाते थे, और उसको फ्लेक्सिबिलिटी थी और वो उसको इस तरह से बियर कर लेते थे कि वो टूटते नहीं थे। लेकिन जो घर में उन्होंने लगाए हुए थे प्लांट्स, जो दरख्त, वो क्या थे, वो एक तरह से स्टिफ थे और जब उनको ओवरवेट हो जाते थे बर्फ़ की वजह से तो वो टूट जाते थे और लिटरली डिस्ट्रॉय हो जाते थे। और यहाँ से बेसिकली सीख क्या देना चाहते हैं ऑथर, या एक मैसेज क्या कन्वे करना चाहते हैं कि अगर हम अपनी लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रखेंगे सिचुएशन को एडजस्ट करने के लिए अपनी लाइफ में, कोई भी वरी वाली सिचुएशन को, तो कहते होगा क्या, तो हम जो है फिज़िकली मेंटली टूट जाएंगे या हम बिखर जाएंगे। अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे, फिज़िकली मेंटली अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे उस इनएविटेबल अनअवॉइडेबल सिचुएशन में या उस वरी वाली सिचुएशन में, तो होगा क्या, तो हम उस सिचुएशन में से जल्दी इजीली बाहर आ जाएंगे और सो कॉल्ड उसको हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक सो कॉल्ड यहाँ पे एक हमें बताया है कि एक एग्जांपल भी दी है, एक कोट यहाँ पे शेयर की है कि बेंड लाइक ए विलो और डोंट रेजिस्ट लाइक ए ओक। यानी कि आप एक तरह से एक डेलीगेट दरख्त की तरह जो है आप बेंड कर लीजिए, तब आप बच जाएंगे। जो कि सो कॉल्ड
जब तूफ़ान आता है या जब भी इस तरह से हवाएं चलती हैं, तेज़ हवाएं। लेकिन अब अगर आप कहते हैं कि एक तरह से हार्ड या कहते एक ब्रिटल दरख्त की तरह खड़े रहेंगे तो क्या होगा, आप टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, आपकी जड़ों से आप ये कहते हैं आप उखड़ जाएंगे और आपकी जो है कहते हैं डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो ये एक एग्जाम्पल के थ्रू हमें मैसेज भी देते हैं कि बी फ्लेक्सिबल इन योर लाइफ और डोंट बी एरोगेंट और यू कैन से हार्ड, सो दैट जो हैं ऐसी सिचुएशंस, ऐसी वरी की सिचुएशंस या सो कॉल्ड हार्श जो सिचुएशंस हैं वो आप पे इम्पैक्ट डाल के आपको ख़त्म ना करें। अगर आप फ्लेक्सिबल होंगे तो जो है ऐसी सिचुएशंस जो हैं उसमें से आप इजीली बाहर आ जाएंगे। अगर आप हार्ड होंगे या फ्लेक्सिबल नहीं होंगे तो क्या होंगे, ऐसी सिचुएशन जो हैं आपको लिटरली जो है आपको डिस्ट्रॉय कर देंगी, ख़त्म कर देंगी, क्योंकि उसका इम्पैक्ट जो है आपके फिज़िकल मेंटल लेवल पे पड़ना है और आप जो है उसको बियर नहीं कर पाएंगे। तो ये एग्ज़ाम्पल के साथ देते देते हमें वो यही समझाना चाहते हैं ऑथर कि किस तरह से हमें ऐसी सिचुएशंस जहाँ पे कह लें जो वरी वाली सिचुएशन जो है इनएविटेबल है, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, उसको हैंडल करने का एक ही तरीका है और वो है कि आप उसको एक्सेप्ट कर लें और उसको एक्सेप्ट करने के बाद धीरे धीरे जो है उसको भूल जाएं। जैसे कि यहाँ पे जब कहते हैं सोक्रेट की डेथ अनाउंस हुई कि उसको जहर दे के जहर पिला के मारा जाएगा, उसको डेथ अनाउंस कर दी गई, तो उसको जो जिसने उसको डेथ पिलाई, जेलर ने उसको डेथ का कहते हैं पॉइजन का जो एक प्याला या कप दिया लाके, उसने उसको बोला ट्राई टू बियर लाइटली व्हाट नीड्स मस्ट बी। तो ये कोट था। तो उसका कहने का मतलब ये था कि जो भी है आप इसको ईजिली लेके इसको बड़े लाइटली या इसको ये जो इनएविटेबल सरकमस्टांस है या इनएविटेबल अभी जो एक सिचुएशन है इसको लाइटली लेके आप एक्सेप्ट कर लीजिए और कोई चारा नहीं है और कोई आपके पास वे आउट नहीं है। और सोक्रेट जो हैं इसी तरीके से करते हैं, वो इजीली बड़े कूलली एंड कामली जो हैं वो जो जहर का प्याला होता है उसको लेते हैं, पी लेते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि मैसेज ये कन्वे करते हैं ऑथर कि जब इनएविटेबल होती है सिचुएशन या आपके पास कोई और वे आउट नहीं है तो आप उस सिचुएशन को कहते हैं एक्सेप्ट कर लीजिए। और फाइनली चैप्टर को कंक्लूड करने से पहले हमें ऑथर एक डॉक्टर रेनॉल्ड थे, उनकी जो एक कोट है वो हमें एक याद करवाते हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त है, जो कि हमारी लाइफ को एक कहते हैं ट्रांसफॉर्म कर सकती है। दैट इज़ 27 वर्ड्स की एक यू कैन से प्रेयर है, प्रिंसिपल है, मेथड है। जो क्या है बेसिकली वो है कि गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स विच आई कैन नॉट चेंज, टू करेज द करेज टू चेंज द थिंग्स विच आई कैन एंड द विजडम टू नो द डिफरेंस। यानी कि इसका मतलब क्या है नटशेल में कि हम भगवान से प्रार्थना करें कि वे हमें इतनी ताकत दें कि हम चेंज कर सकते हैं सिचुएशन ऐसी कोई लाइफ में वरी वाली, तो हम उसको कर सकें तो हम कर दें। और अगर हम सिचुएशन को ऐसी कोई है वरी वाली सिचुएशन जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं तो भगवान हमें इतनी शक्ति दे, इतनी ताकत दे कि हम उसको एक्सेप्ट कर लें। जो सिचुएशन हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, हम उसको ठीक कर दें। जो सिचुएशन हम ठीक नहीं कर सकते हैं तो भगवान हमें इतनी ताकत दे हम उसको एक्सेप्ट कर लें। और दोनों में डिफरेंस क्या है उसकी समझ हमें दे कि दोनों में फ़र्क क्या है। तो ये नटशेल में इस पूरी प्रेयर का, इस मेथड का, इस प्रिंसिपल का मतलब है। और इसको कंक्लूड करते हैं ऑथर इस तरीके से, अगर हमने वरी की हैबिट को ब्रेक करना है तो इसका एक प्रिंसिपल, जैसे पहले हमने और प्रिंसिपल डिस्कस किए हैं उसमें से एक प्रिंसिपल ये भी है कि जो है आपको कोऑपरेट विद द इनएविटेबल, कि हमें जो है इनएविटेबल, अनअवॉइडेबल जिसको हम कहते हैं अवॉइड नहीं कर सकते, जिसको हम मना नहीं कर सकते,
ऐसी सिचुएशन वरी वाली अगर आपकी लाइफ में आती है, आपको फेस करनी पड़ती है, ऐसा चैलेंज आता है, तो आप उसको खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। और एक्सेप्ट करने का मतलब ये है कि आप उसको मेंटली फिज़िकली प्रिपेयर होके उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, इंस्टेड ऑफ आप उसको रेजिस्ट करें। आप उसके बारे में उस चैलेंज को जो है उसके बारे में सोच के और परेशानी पैदा करें और ज़्यादा अपने आप को परेशान करके और कहते हैं उस विशियस साइकिल में उलझ जाएं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम और प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पुट अ स्टॉप लॉस ऑर्डर ऑन योर वरीज। आज के वीडियो के लिए इतना ही। आपने इतना समय मुझे दिया, मुझे सुना, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक्स फॉर दैट। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। बाय।